नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया में जंग के मैदान में आखिरकार कहां क्या कुछ चल रहा है। खास तौर पर मिडिल ईस्ट को लेकर के कौन सी बड़ी हलचल है जो अब आपको जान लेना आवश्यक है। तो विस्फोट की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन कौन सी खबरें हैं जो हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव को लेकर के। दोनों देशों के बीच समझौता कराने का प्रयास लगातार चल रहा है, लेकिन बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो दिख रही है वो है दोनों देशों की शर्तें, जो एक दूसरे पक्ष को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। दोनों में से कोई भी पक्ष अपनी शर्तों पर ढील देने के लिए राजी नहीं है। अमेरिका हर हाल में ईरान को झुकाना चाहता है और इसके लिए वो ईरान पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बना रहा है। एक बार फिर ट्रंप ने ईरान को लेकर के बड़ा बयान दिया। हालांकि सवाल यह है कि क्या इस बार ट्रंप का दावा सही है। दूसरी खबर में हम आपको बताएंगे, ईरान हर हाल में जो अपनी शर्तों पर बातचीत करने के मूड में है, तो ईरान की ओर से अमेरिका को सीधे तौर पर इसे लेकर के चेतावनी जारी कर दी गई है कि अब की बार अगर हमला हुआ तो ईरान के हथियारों को देखकर अमेरिका, इजराइल और उसके मित्र देश हैरान रह जाएंगे। ईरान ने साफ तौर पर कहा कि हॉर्मुज पर उसका नियंत्रण है और रहेगा। साथ ही उसने ऐलान किया कि उसका परमाणु कार्यक्रम उसका हक है और वो उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। ऐसे में सवाल ये कि ईरान क्या बड़ा प्लान कर रहा है, वो किन हथियारों की ओर इशारा कर रहा है, कि उसने परमाणु हथियार तो नहीं बना लिए। आज हम आपको इस बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। तीसरी खबर में हम आपको बताएंगे, अमेरिका हर हाल में ईरान को झुकाना तो चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। और अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वो हर बार ईरान की ताकत का अंदाजा लगाने में गलती कर बैठता है। ईरान के पलटवार से न केवल आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचा है, बल्कि उसके कई सैन्य संसाधन पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। मिसाइलों का जखीरा लगभग खाली हो गया। हालात ऐसे हो गए कि उन्हें भरने में अब अमेरिका को कई साल का वक्त लग सकता है। और यही नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप अब घरेलू मोर्चे पर भी गिरते जा रहे हैं। आज हम आपको ट्रंप की इस मुश्किल के बारे में बताएंगे, तो चलिए करते हैं शुरुआत। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हॉर्मुज पर अमेरिका की नाकेबंदी अभी भी चल रही है। अमेरिकी सेना ने बड़ा दावा किया है कि अब तक उसने 44 जहाजों को वहां पर रोका है। ये सेंटकॉम की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि हॉर्मुज पर नाकेबंदी अमेरिका ने अभी भी वहां से हटाई नहीं है, बल्कि वो नाकेबंदी पर अभी भी टिका हुआ है। ये दावा कर रहा है सेंटकॉम कि अब तक 44 जहाजों को वो रोक चुका है वहां से गुजरने के लिए। रास्ता बदलने या लौटने पर उसकी तरफ से मजबूर कर दिया गया है। यानी ये खबर ईरान के लिहाज से कतई अच्छी नहीं है, क्योंकि ईरान व्यापार की वजह से ही अपने आप को दोबारा से खड़ा करने का प्रयास कर सकता था, लेकिन उसके व्यापार पर जो कड़ा प्रहार किया गया है अमेरिका की तरफ से, उसकी वजह से उसे अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ईरान हर दिन इस हॉर्मुज से 18 लाख बैरल तेल का व्यापार करता था, लेकिन अब वो तेल का व्यापार सिमट गया है। कुछ ही जहाज हैं जो वहां से 1, 2, 3 करके गुजर पा रहे हैं, और इसके बारे में अमेरिका ने भी माना कि उसने 32 जहाजों को वहां से जाने दिया, लेकिन वो ये भी कह रहा है कि उसने 44 जहाजों को वहां पर रोका हुआ है। यानी ईरान को सीधे सीधे अब हॉर्मुज के सहारे झुकाने का प्रयास अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। खबर यह कि ईरान की अमेरिका और इजराइल को चेतावनी देखने को मिली है। वीडियो जारी किया गया है और चेतावनी दी गई है। लंबी और तकलीफदेह हमले की धमकी उसकी तरफ से दे दी गई है। उसकी तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है, जिसमें वो ये कह रहा है वीडियो जारी करके कि लंबी और तकलीफदेह धमकी हमारी तरफ से दी जाएगी। उसका सबसे बड़ा पावर सेंटर यानी कि मिसाइल, उन मिसाइलों का वीडियो जारी करके एक बार फिर से धमकाते हुए ईरान नजर आ रहा है। यानी अमेरिका हो या फिर ईरान, धमकी देने में कोई किसी से कम नहीं है, क्योंकि दोनों ही देश ये चाहते हैं कि सामने वाला देश उनकी शर्तों पर झुक जाए, और उसे झुकाने के लिए, अपनी शर्तों पर मनाने के लिए बार बार उनकी तरफ से इस तरीके के वीडियोस जारी किए जाते हैं, ये बताने के लिए कि सबसे बड़ा पावर सेंटर बस वही है। अब ये दो खबरें आपको बता रहे हैं कि एक तरफ किस तरीके से चेतावनी जारी की जा रही है ईरान की तरफ से, दूसरी तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि उसने अच्छा खासा नुकसान अभी तक ईरान का कर दिया है, क्योंकि वो हॉर्मुज से व्यापार को पूरी तरीके से ठप कर चुका है। इसकी वजह से उसने 44 जहाज वहां से वापस लौटा दिए हैं। जो कल तक आंकड़ा 42 का होता था, वो बढ़ करके 44 का हो गया है। और अगर हॉर्मुज से ये नाकेबंदी नहीं हटाई गई तो पूरी दुनिया में तेल का संकट गहराएगा। कई देशों में ऊर्जा आपातकाल वाली स्थिति बन गई है। कई देशों की तरफ से ऊर्जा आपातकाल लगा दिया गया है। अब ऐसे में अमेरिका यहां पर डट करके अगर इसी तरीके से बैठा रहा, ईरान अपनी बातों पर मनवाने के लिए अमेरिका का पेशेंस टेस्ट करते रहा, तो ये मान के चलिए कि हॉर्मुज अभी आने वाले 2 से 3 महीने और नहीं खुलने वाला है। जल्दबाजी सबको है, लेकिन फिर भी एक दूसरे का धैर्य परीक्षण किया जा रहा है। एक और खबर आ रही है कि मुस्तफा खामनेई ने हुंकार भरी है। ईरान हॉर्मुज को नियंत्रण करेगा, ये मुस्तफा ने कहा।
बाहरियों के लिए हॉर्मुज में कोई जगह नहीं है, ये मुस्तफा खामनेई की तरफ से कहा गया है। उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हॉर्मुज पर सिर्फ और सिर्फ नियंत्रण ईरान का है। यहाँ पर कोई भी बाहरी आएगा तो उसके लिए दखल नहीं, उसका दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसके लिए जगह कतई नहीं है। और ये बाहरी शब्द का इस्तेमाल उन्होंने सीधे सीधे अमेरिका के लिए किया है। इसी बीच एक और खबर आ रही है कि अमेरिकी अधिकारियों ने एक बड़ा खुलासा किया है कि ईरान युद्ध में अब तक करीब 50 अरब डॉलर खर्च हुए हैं। रक्षा विभाग ने कांग्रेस के समक्ष ये जानकारी पेश कर दी है। अमेरिकी अधिकारियों का यह दावा है। अब अगर अमेरिका के अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि 50 अरब डॉलर खर्च हो गए हैं, तो एक बड़ी राशि खत्म कर दी गई है। उनकी कांग्रेस यानी संसद के सामने ये रक्षा विभाग की तरफ से ब्यौरा रखा गया है। अभी तक जो हम आपको जानकारी दे रहे थे वो 25 से 30 बिलियन डॉलर की थी, लेकिन ये उससे भी अकूत निकला है। ये 50 अरब डॉलर जस्ट डबल 50 अरब डॉलर, ये युद्ध अमेरिका को सबसे महंगा बैठा है। मात्र 45 दिन के युद्ध के भीतर उसने 50 अरब डॉलर स्वाहा करवा दिए हैं। अमेरिका इस युद्ध में ये सोच करके उतर गया, जब उनकी तमाम एजेंसियां ये कहती रही कि अभी ये मुनासिब वक्त नहीं है ईरान के ऊपर हमला करने का, तब भी हमला कर दिया गया ये सोच करके कि ईरान 4 से 5 दिन में घुटनों पर आ जाएगा और ज्यादा नहीं तो 2 हफ्तों में आ जाएगा, क्योंकि शुरुआत से अमेरिका का आकलन ये था कि ये युद्ध 2 से 3 हफ्ते के लिए चलेगा। लेकिन ईरान ने अमेरिका और इजराइल को जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया है, अमेरिका और इजराइल वहां से बस निकलने का रास्ता तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। और जब निकल नहीं पा रहे हैं तब ये जानकारी मिलती है कि 45 दिन के भीतर भीतर 50 अरब डॉलर इस युद्ध में पूरे तरीके से झोंक दिए गए हैं। और हॉर्मुज को लेकर के ईरान पूरी तरीके से सख्त है, जो ये कह रहा है कि वहां से हम अपने आप को नहीं हटाने वाले हैं। अमेरिका ईरान के बीच जंग फिलहाल थम गई है, लेकिन तनाव बरकरार है। समझौते की कोशिशें जारी है, लेकिन ईरान सीधे बातचीत के लिए तैयार नहीं है। दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने अपनी शर्तें रख रहे हैं, लेकिन कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है। इन सब के बीच में राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर के एक बहुत बड़ा दावा किया। उनकी तरफ से क्या दावा किया गया है वो खुलासा इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अमेरिका हर हाल में ईरान को समझौते की टेबल पर लाने का प्रयास कर रहा है, उसे अपनी शर्तों पर समझौते के लिए राजी करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए हमले और नाकेबंदी से लेकर मानसिक दबाव बनाने तक की कोशिशें की जा रही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप रोजाना ईरान को लेकर बड़े दावे करते रहे हैं। इस बार उन्होंने एक और बड़ा दावा किया। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान समझौते के लिए बेताब है। उन्होंने मुस्तफा खामेनेई शासन पर आरोप लगाया कि उन्होंने 42,000 लोगों की जान ले ली है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त अटैक किए। हालांकि ट्रंप ने इसे युद्ध मानने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इसे युद्ध नहीं मानते हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान की नेवी, एयरफोर्स और कई तरह के सैन्य उपकरण नष्ट हो चुके हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के लगभग 82% ड्रोन कारखाने ठप हो चुके हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक ईरानी शासन ने करीब 42,000 लोगों को मार डाला और अब वो किसी तरह से ईरान की जनता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने ईरानी शासन को एक क्रूर समूह बताया, साथ ही उन्हें पूरी तरह से खत्म करने का दावा किया। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। उनकी अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। ट्रंप ने दावा किया कि देखना होगा कि वो जंग में कब तक टिक पाते हैं। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब ट्रंप ने ईरान को लेकर ऐसे दबाव बनाने वाले बयान दिए हों। इससे पहले भी वो कई बार ऐसे दावे करते रहे हैं और हर बार ईरान उनके दावों को खोखला साबित कर देता है।
फिलहाल न तो ईरान सरेंडर कर रहा है और ना ही समझौते के लिए सीधी बातचीत की टेबल पर आ रहा है, बल्कि समय काटता दिख रहा है। दोनों पक्षों के रुख को देखकर इस तनाव का जल्द अंत होता नहीं दिख रहा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग की चिंगारी शोला बनकर तबाही मचाएगी? ईरान ने सुपर पावर का सूर्यास्त मिडिल ईस्ट जंग में कैसे किया है और कैसे जंग से ईरान को फायदा हुआ है, ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिरकार किसे कितना नुकसान हुआ है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 60 दिनों की वॉर रिपोर्ट आखिरकार क्या है। अमेरिका को $30 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है और यही उनकी तरफ से कहा जा रहा है। जब ये रक्षा विभाग अपनी कांग्रेस यानी संसद के सामने अपने आंकड़ों को पेश कर रहा है तो वो बता रहा है कि दरअसल उन्हें 50 बिलियन का नुकसान अभी तक हो चुका है। इजराइल को जंग के दौरान $18 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। इसके साथ ही जंग में सैन्य खर्च आपने समझ लिया। अब आपको बताती हूँ कि सैन्य बेस कितने ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो अमेरिका के 17 सैन्य अड्डे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इजराइल के 5 सैन्य ठिकाने इसकी वजह से, इस युद्ध की वजह से प्रभावित हुए हैं। विमान कितने नष्ट हुए? अमेरिका के 13 एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए हैं। इजराइल हालांकि शून्य पर रहा है क्योंकि अमेरिका अपने विमानों को आगे करके चल रहा था। इस वजह से इजराइल को उतना ज्यादा नुकसान एयरक्राफ्ट के क्षेत्र में नहीं उठाना पड़ा है। अमेरिका पर इस दौरान 1500 मिसाइल अटैक हुए हैं। ये अमेरिकी बेसिस पर अटैक हुए हैं जो कि मिडिल ईस्ट में थे। अब आपको बताती हूँ कि इजराइल में कितने मिसाइल अटैक हुए हैं। 890 मिसाइल अटैक हुए हैं। तो ये नुकसान उन्हें हुआ है मोटा मोटा। अब आपको ये बताती हूँ कि इसमें ईरान को कैसे फायदा हुआ है और अमेरिका का कैसे सूर्यास्त हुआ है। तो युद्ध से पहले हॉर्मुज स्ट्रेट को नियंत्रित अमेरिका की तरफ से ईरान की तरफ से नहीं किया जाता था, लेकिन अब हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के ईरान सीधे सीधे दम भरते हुए नजर आ रहा है कि वो यहां पर अपना कंट्रोल स्थापित करेगा और अपना कंट्रोल वहां पर करके दिखाएगा। युद्ध से पहले गल्फ ऑफ ओमान में कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन अब गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिकी नाकेबंदी का सामना तमाम देशों को करना पड़ रहा है। ईरान के तेल पर पहले प्रतिबंध थे, लेकिन इस दौरान ईरान के तेल पर प्रतिबंध नहीं रहे और पूरी दुनिया में उसने अच्छा खासा तेल का व्यापार किया। शुरुआत में उसने अच्छा खासा मुनाफा भी कमाया, लेकिन नाकेबंदी की वजह से अब वो भी परेशान हो चुका है। ईरान पहले परमाणु हथियार नहीं बना रहा था, अब ईरान परमाणु हथियार बनाएगा। पहले वो मान गया था 2015 का जो अमेरिका के साथ समझौता हुआ था उस पर वो मान गया था, एग्री हो गया था कि नहीं बनाएंगे, लेकिन अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बन के आए तो उन्होंने उकसा दिया और अब वो कह रहा है कि अब तो हम परमाणु हथियार बनाकर ही रहेंगे। खाड़ी में अमेरिकी ठिकाने पहले संपत्ति थे, लेकिन युद्ध के बाद ईरान हमले से यूएस के ठिकाने पूरे तरीके से उन कंट्रीज पर बोझ बन गए हैं, क्योंकि आए दिन ईरान की तरफ से वहां पर हमले किए गए। क्वाड और नेटो सहयोगी युद्ध से पहले अमेरिका के, लेकिन अमेरिका के लिए इस स्थिति युद्ध के बाद बदल गई। क्वाड और नेटो से उनकी अनबन हो गई। कोई नहीं आया सामने अमेरिका की मदद करने के लिए और अमेरिका बार बार चिल्लाते रहा कि नेटो को सामने आना चाहिए, क्वाड को सामने आना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दुनिया भर में महंगाई पहले घट रही थी, लेकिन इस युद्ध की वजह से दुनिया भर में महंगाई की वजह से लोग परेशान हो गए हैं। अमेरिका का भी यही हाल है। अमेरिका में भी लोग इस महंगाई की वजह से परेशान नजर आ रहे हैं। अब खबर यह है कि ईरान की रणनीति से जुड़ी हुई मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ईरान में तैनात किए गए हैं नकली रॉकेट लॉन्चर। ये मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से। पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रही है कि ईरान में नकली रॉकेट लॉन्चर्स तैनात किए गए हैं। मोसाद से जुड़े चैनल्स को इसके बारे में जानकारी दी गई। यूएस से इजराइल ने नकली लॉन्चर्स पर हमले किए हैं। ये उन्हें दरअसल गुमराह करने के लिए किया गया है। ये कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां आपको रक्षा से जुड़ा हुआ लदा हुआ सामान नजर आ जाएगा और इसके साथ साथ नकली जो रॉकेट लॉन्चर्स है उनकी स्थिति नजर आ जाएगी। और ये सब कुछ इसलिए किया गया है ताकि यूएस और इजराइल को किसी तरीके से गुमराह किया जा सके। अब इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। ईरान की सैन्य क्षमता को लेकर के बड़ा दावा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सीज फायर का इस दौरान फायदा उठाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि सीज फायर के दौरान अच्छा खासा फायदा मिला है ईरान को। ईरान ने सीज फायर का खूब फायदा उठा लिया है। हथियारों को निकालने और तैयार करने में ईरान जुट गया। उसके तो बहुत ज्यादा टाइम मिल गया है। उसके लिए हथियार बनाना, मिसाइलों को फिर से प्रोडक्शन शुरू करना कोई बड़ी बात नहीं रही।
और उसने इस वक्त का फायदा अच्छा खासा उठा लिया है कि सीज फायर के दौरान जब ना तो अमेरिका उस पर हमला कर रहा है ना इजराइल उस पर हमला कर रहा है, तो इस दौरान वो अपने देश को और सुरक्षित करने के लिए मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहा है। दूसरी तरफ उसने जो मिसाइल लॉन्चर्स लगाए हैं उनका डुप्लीकेट हूबहू नकल तैयार करके लगा दिया है ताकि अमेरिका और इजराइल उसकी वजह से गुमराह हो जाए और वो सीधे इन जगहों पर हमला करे जिससे ईरान को नुकसान ना हो, बल्कि अमेरिका और इजराइल का नुकसान हो जब वो मिसाइलों से डुप्लीकेट जगहों पर हमला करेंगे। और ये हुआ भी है। अमेरिका को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। रक्षा विभाग अमेरिका का ये कह रहा है कि 50 अरब डॉलर इस युद्ध में झोंक दिए गए, वो भी तब जब एक लंबे वक्त से सीज फायर वाली भूमिका में तीनों देश बने हुए हैं। तब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने मात्र 45 दिन का जो युद्ध लड़ा है उसमें उसने 50 अरब अमेरिकी डॉलर्स फूंक दिए हैं। इसकी वजह से अच्छी खासी नाराजगी भी है। रिपब्लिकन जहां समर्थन दे रहे हैं इस युद्ध को, वो चाहते हैं युद्ध हो, तो डेमोक्रेट्स इस युद्ध के खिलाफ खड़े हुए नजर आते हैं। अब खबर और आपको बताती हूँ कि हॉर्मुज में यूएस की नाकेबंदी पर ईरान ने ऐतराज जता दिया है। नाकेबंदी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, ये पेजिश्कियान की तरफ से, उनके राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में मौजूद देशों को नाकेबंदी से नुकसान हो रहा है। पेजिश्कियान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता को खतरा है, यह भी पेजिश्कियान की तरफ से कहा गया है। नाकेबंदी की वजह से फायदा किसी को भी नहीं है। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, यही बात पेजिश्कियान की तरफ से कही जा रही है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में जो भी देश मौजूद है वो नाकेबंदी से सिर्फ और सिर्फ नुकसान भुगत रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता का खतरा अलग से। हॉर्मुज को खोलने के लिए अमेरिका कतई तैयार नहीं है। अमेरिका जानता है कि वो ईरान को अपनी शर्तों पर नहीं मनवा पाएगा, लेकिन ईरान एक ऐसा नेगोशिएटर है जो अंत तक अमेरिका को अपनी शर्तों पर लेकर के आएगा। हॉर्मुज से नाकेबंदी हटाने के लिए मजबूर करने की बहुत बार तैयारी ईरान की तरफ से कर ली गई है, लेकिन अमेरिका ऐसा मजबूर होते हुए नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका को 3 स्टेप बना करके दिए गए थे ईरान की तरफ से, और तीनों स्टेप को अमेरिका ने सीधे सीधे रिजेक्ट करके ये कह दिया कि नया मसौदा बना करके लाओ। अब ये नया मसौदा फिर तैयार होगा और तब तक ये नाकेबंदी यूं ही चलेगी। अब एक और खबर आपको बताती हूं कि हादसे का शिकार हुआ है यूएसएस हिंगिस। मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस हिंगिस में आग लगी है। यह उनका युद्धपोत है यूएसएस हिंगिस, जो कि आग लगने से भारी नुकसान अपना करवा बैठा है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इसकी तैनाती थी, लेकिन इसमें आग की खबरें सामने आई हैं। यूएसएस हिंगिस इंडो पैसिफिक रीजन में जहां पर तैनात था, ऐसे में यह साजिश थी या फिर एक हादसा था। ऐसे हादसे अमेरिका के साथ बहुत सारे होते जा रहे हैं। अमेरिका का एक यात्री प्लेन ट्रक से टकरा गया जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। अमेरिका का जो एक प्लेन अमेरिका जा रहा था, वहां 4000 फीट ऊपर तक एक ड्रोन पहुंच गया। उसके बाद अमेरिकी नेताओं के घर के आसपास ड्रोन उड़ते हुए देखे गए और अब यूएसएस हिंगिस की तस्वीरें आई हैं इंडो पैसिफिक में जो कि तैनात है वहां से, कि उसमें आग लग गई। अब ये आग घटना की वजह से, दुर्घटना की वजह से लगी है या फिर किसी साजिश का ये शिकार हुआ है, ये भी जरा देखना होगा। लेकिन ऐसी घटनाएं जब बार बार अमेरिका के साथ हो रही हैं, तो इसे यही कहा जा रहा है कि ये सीधे सीधे साजिश है और ये साजिश ईरान के प्रॉक्सीज कर रहे हैं। ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं, लेकिन खुल करके ना ईरान मानेगा ना अमेरिका भी कह पा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर मानसिक दबाव बनाने का प्रयास किया, तो ईरान ने भी जवाब देने में बिल्कुल वक्त नहीं लगाया। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को बड़ा अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। साथ ही अमेरिका के परमाणु प्रोग्राम पर समझौते की शर्त को लेकर कहा कि वो अपना परमाणु प्रोग्राम कभी नहीं छोड़ेगा। हालांकि सवाल यह कि आखिर ईरान ऐसा क्या करने वाला है जो अमेरिका और इजराइल के साथ साथ दुनिया के लिए बड़ा सरप्राइज हो सकता है। अमेरिका और इजरायल हमेशा से ही ईरान के परमाणु प्रोग्राम के खिलाफ रहे हैं।
पिछले साल जून में भी 12 दिनों की जंग के दौरान इजरायल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त अटैक किए थे और इस बार भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर भारी बमबारी की गई। हालांकि ईरान की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि वो ना तो हॉर्मुज पर नियंत्रण छोड़ेगा और ना ही परमाणु प्रोग्राम। ईरान के नए हथियार की रहस्यमयी चेतावनी से परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को खुली धमकी देते हुए कहा कि रहम की उम्मीद मत करना। उधर ईरान ने भी जबरदस्त जवाब दिया। ईरान की ओर से कहा गया कि अमेरिका ऐसा कुछ करेगा जो विनाश के सबसे खौफनाक अध्याय के रूप में दर्ज होगा। मुस्तफा खामेनेई की ओर से बयान जारी किया गया जिसमें चेतावनी दी गई कि फारस की खाड़ी में अब अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। ईरान अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमताओं की रक्षा करेगा। अमेरिका का लालच उन्हें समंदर में डुबो देगा। हॉर्मुज पर सिर्फ ईरान का नियंत्रण है और रहेगा। पश्चिमी एशिया में अमेरिका के ना होने से ही शांति रहेगी। फारस की खाड़ी के आजादी दिवस पर जारी बयान में मुस्तफा खामेनेई ने परमाणु प्रोग्राम को ईरान की पूंजी बताया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका हॉर्मुज के जरिए ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान अपनी ताकत नहीं छोड़ेगा। मुस्तफा के बयान में कहा गया कि ईरान को बचाने के लिए हजारों लोगों ने शहादत दी। ऐसे में अब ईरान झुक नहीं सकता। हॉर्मुज स्टेट ईरान की ताकत है और ईरान उसे हर हाल में बचाएगा। मुस्तफा खामेनेई ने ईरान के पड़ोसी और अमेरिका के सहयोगी देशों को भी अपनी ताकत का एहसास कराते हुए कहा कि अमेरिका में अपने ठिकानों की सुरक्षा करने का भी दम नहीं है, तो वो अपने दोस्तों की रक्षा क्या करेंगे। ईरानी नेवी के कमांडर शाहराम ईरानी ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान बहुत जल्द दुश्मन सेनाओं का सामना एक ऐसे हथियार से करवाएगा जिससे वो बहुत डरते हैं। यह हथियार दुश्मन के एकदम करीब है। ईरान ने दावा किया कि इससे कुछ लोगों को हार्ट अटैक भी आ सकता है। ईरान की धमकी से अमेरिका इजरायल के साथ एक बार फिर महायुद्ध शुरू होने का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि ईरान की नई धमकी से परमाणु हथियारों की गंध आ रही है। हालांकि इस बारे में अभी तक स्थिति साफ नहीं है कि क्या ईरान ने परमाणु हथियार तैयार कर लिए हैं या नहीं। हालांकि इस बीच पश्चिमी मीडिया में आई खबरों में दावा किया गया कि सीज फायर का फायदा उठाकर ईरान अपने हथियारों को निकालने और दोबारा तैयार करने में जुट गया है। दावा है कि ईरान ने अपनी मिसाइलों को जमीन के अंदर छिपाया था और वो हमलों के दौरान मलबे के नीचे दब गए थे। उन्हें तेजी से निकाला जा रहा है। मिडिल ईस्ट जंग में ईरान हीरो कैसे बनते जा रहा है वो भी आपको बताते हैं। जंग के बीच ईरान प्रतिरोध की मिसाइल बनकर के उभरा है। उसने अमेरिका को यह दिखा दिया है कि अमेरिका की तरफ से जो कुछ किया गया है वो उसे अमेरिका को कभी भी उसके लिए माफ नहीं करेगा। आपको बताऊं कि सस्ते ड्रोन से लेकर के मिसाइलों से यूएस बेस समेत 12 जगहों पर 12 देशों को उसकी तरफ से दहला दिया गया है। खाड़ी देशों के तेल सुविधाओं पर उसकी तरफ से हमले किए गए, इजराइल के शहरों पर उसकी तरफ से हमले किए गए। वो पीछे छुप कर के नहीं बैठा, बल्कि आगे से आकर के उसने ईरान ने 12 देशों पर हमला किया, अमेरिकी एयरबेसेस पर हमला किया, इजराइल पर हमला किया है। हॉर्मुज बंद करने से वैश्विक तेल कीमतें 100 से $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई हो। ये शुरुआत में ईरान ने कह दिया था कि ये तो बस शुरुआत है, 500 बैरल प्रति बैरल तक हम इसे लेकर के जाएंगे, $500 प्रति बैरल। तो अब $125 प्रति बैरल तेल की कीमतें हो चुकी हैं। अमेरिका और उसके सहयोगियों को भी भारी आर्थिक कीमत इसकी वजह से चुकानी पड़ रही है, जो हम देख भी रहे हैं कि अमेरिका में किस तरीके से महंगाई बढ़ी हुई है। रशिया, चीन समर्थन और S-400 जैसी प्रणालियों ने ईरान को ढहने से बचा लिया है। पहले दिन से रशिया और चाइना उसके साथ खड़े हुए हैं। S-400 उनकी तरफ से दिया गया है। मुस्लिम वर्ल्ड, ग्लोबल साउथ और कई विकासशील देशों में ईरान नायक की भूमिका में उभरा है। जब पूरा मिडिल ईस्ट अमेरिका के प्रभाव में है, अमेरिकी प्रभुत्व को स्वीकार करता है, तब ऐसे में ईरान ने अपने प्रभुत्व की लड़ाई लड़ी है। ईरान अब यूएस इजराइल के साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने वाला नायक बनकर के उभरा है।
उसने बता दिया है कि अमेरिका कहीं पर भी मिडिल ईस्ट में आकर के कब्जा कर लेगा और उसे करने दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मिडिल ईस्ट में घरेलू स्तर पर भी नया नेतृत्व उभर करके सामने आया है। तो ये ईरान हीरो बन चुका है। ईरान ने जंग को राष्ट्रवादी एकजुटता में बदल दिया और सड़कों पर लोग अपने देश के लिए एकजुट होकर के एक स्वर में नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं। ईरान ने दिखा दिया कि एक छोटा सा देश भी महाशक्ति को महंगा युद्ध थोप सकता है, जो कि उनके विभाग की तरफ से बताया भी गया है कि आखिरकार ये युद्ध कितना ज्यादा महंगा अमेरिका को पड़ चुका है। अमेरिका लगातार कमजोर होता जा रहा है। अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सच्चाई सामने आ चुकी है। अब तक दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम असल में उतना मजबूत नहीं है जितना समझा जाता था, और यह बात खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेना मान रही है। सुपर पावर अमेरिका आखिरकार किस तरीके से डरा हुआ है और उसका डर क्या है वो मैं आपको बताती हूं। तो पेंटागन ने मान लिया है कि यूएस में डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ गए हैं और ज्यादा से ज्यादा डिफेंस सिस्टम खाली हो गए हैं। थर्ड पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर है। यूएस को एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता है, यह पेंटागन ने स्वीकार कर लिया है। इसे लेकर के बाकायदा वेंस ने पेंटागन को खरी खरी सुनाई भी कि सच क्यों नहीं बताते हो कि हथियारों की कितनी कमी है। दुश्मन देश नॉन बैलिस्टिक खतरे विकसित करते जा रहा है। ईरान का तो वो सबसे बड़ा पावर ही है, उसकी मिसाइल्स जो ईरान इजराइल और अमेरिका पर जम करके बरसाते हुए नजर आ रहा है। आगे हाइपरसोनिक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें खतरनाक है और अमेरिका को इस दौरान इनका सामना करना भी पड़ा है। अमेरिका को सीधे निशाना बना सकते हैं दुश्मन देश। यूएस को चीन, रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया से खतरा है। इनका एक पूरा संगठन बनते जा रहा है, चीन, रूस, ईरान, उत्तर कोरिया, और ये तीनों देश ईरान के साथ इस वक्त भी खड़े हुए हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका के लिए ये बड़ा खतरा है। अब आइए आपको बताते हैं कि ईरान के पलटवार से अमेरिका को किस कदर नुकसान पहुंचा है। ईरानी हमले में कई सैनिकों की मौत हुई है और इनकी संख्या 16 से ज्यादा बताई गई है। हालांकि ईरान कह रहा है कि 500 यूएस सैनिकों को उसने मार गिराया है। वहीं अमेरिका का KC-135 ईंधन भरने वाला विमान तबाह हो गया है। ये रिफ्यूलिंग के दौरान ही दरअसल क्रैश भी हुआ था और कई को ईरान की तरफ से गिराया गया था। यूएस नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय तबाह कर दिया गया ईरान की तरफ से और कई एयरक्राफ्ट ईरानी हमले में पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं, जिनकी संख्या भी हमने आपको दिखाई, 17 एयरक्राफ्ट। मिसाइल और एयर डिफेंस की कमी हो गई है अमेरिका में। 850 से अधिक टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा चुका है। अमेरिका के पास मिसाइलों की भारी कमी देखने को मिल रही है और एक के बाद एक न जाने कितनी अभी तक उसने डील्स साइन कर ली हैं ताकि उसके पास मिसाइलों का जखीरा बढ़ सके। पैट्रियट, थार डिफेंस सिस्टम, 1000 से ज्यादा मिसाइलें नष्ट हो गई हैं उसमें। इराक, सीरिया और कुवैत में यूएस ठिकानों पर जो हमला हुआ उसमें भी उन्हें भारी कीमत अमेरिकियों को चुकानी पड़ी। ईरान लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले करते जा रहा है। ईरानी हमले से कई बुनियादी ढांचों को नुकसान भी पहुंचा है। अब इसी बीच एक और खबर आपको बताती हूं कि इजराइल को यूएस लगातार सैन्य सपोर्ट दे रहा है। अमेरिका ने इजराइल को हथियार भिजवा दिए, सैन्य उपकरण भिजवा दिए और बीच में बिना कांग्रेस की सहमति के एक बड़ी रक्षा डील पर साइन करके सीधे वो इजराइल को भेज दिए गए थे, जिससे लेकर के सवाल जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछे गए थे तो उनका कहना था कि अभी पूछने का वक्त नहीं है। इजराइल को जब इस युद्ध के दौरान हथियार कम पड़े, सैन्य उपकरण कम पड़े तो सीधे उनकी तरफ से भेज दिए गए थे और एक बार फिर से यही हुआ। अशदोद और हाइफा पोर्ट 2 बड़े कार्गो जहाज पहुंचाए गए हैं, जिसमें युद्ध के दौरान अब तक 1,15,000 टन से ज्यादा का सामान भेजा गया है। और ईरान एक बार फिर से बड़े हमले की आशंका का शिकार होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि ये तमाम सामान अशदोद से लेकर के हाइफा पोर्ट तक पहुंचाया गया है 2 बड़े कार्गो जहाजों में भर करके। यानी फिर से एक बार मिडिल ईस्ट में क्या युद्ध की तैयारियां इस बहाने तेज कर दी गई हैं। अमेरिका अपने तमाम हथियारों को पहले भी इसी तरीके से इजराइल के पोर्ट पर पहुंचा रहा था और उसी से उसने हमला किया था। अब एक बार फिर से वही रिपीटेड एक्शन उसका देखने को मिल रहा है।
वही युद्ध में यूएई को इजराइल ने मदद पहुंचा दी है और इसके लिए तैनात किया गया था स्पेक्ट्रो ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम। ये युद्ध में यूएई को इजराइल ने ये मदद दी है, स्पेक्ट्रो ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम तैनात करके। आयरन बीम, आयरन डोम भी तैनात किए गए हैं। इजरायली टीम और इंटेलिजेंस सपोर्ट भी यूएई को मिला है। ये उनकी तरफ से आयरन बीम तैनात कर दी गई है। आयरन डोम की तरह ही आयरन बीम भी एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि आती हुई मिसाइलों को, आते हुए ड्रोन्स को मार गिराने में सक्षम है। मिडिल ईस्ट की तमाम कंट्रियों पर ईरानी हमलों का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में आवश्यक है कि उनकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जाए। अमेरिका ने बाकायदा ताइवान और जापान की सुरक्षा में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम को वहां से मंगवा करके मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के लिए तैनात कर दिया था, लेकिन अभी भी वो कमी भरी नहीं जा सकी है। उसके पीछे की वजह है अमेरिका के वो एयरबेस जिसे ईरान निशाना बनाते हुए मिडिल ईस्ट की तमाम कंट्रीज पर हमला कर रहा है। इसलिए आवश्यक है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा चाक चौबंद किया जाए। इसीलिए इजरायली टीम, इंटेलिजेंस सपोर्ट यूएई को भेज दिया गया। आयरन बीम, आयरन डोम उन्हें भेज दिए गए हैं। स्पेक्ट्रो ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम वहां पर तैनात कर दिए गए हैं कि अगर किसी भी तरीके की कोई मदद की आवश्यकता हो तो तुरंत से उसका समाधान किया जा सके। ईरान के साथ जंग की वजह से राष्ट्रपति ट्रंप टेंशन में है। उन्हें जंग में जबरदस्त नुकसान हुआ है। अमेरिका के करोड़ों अरबों डॉलर की संपत्ति खाक में बदल गई है। जवानों को भी जान से हाथ धोना पड़ा, सो अलग। अमेरिका की साख को भी नुकसान हुआ है। यहां तक कि ट्रंप घरेलू मोर्चे पर भी घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ट्रंप इस मुसीबत से निकल पाएंगे? We're not going to let. अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला तो किया, लेकिन ईरान के पलटवार का अंदाजा उन्हें नहीं था। अमेरिका ने वेनेजुएला की तरह ईरान पर आसान जीत का सपना देखा, लेकिन हकीकत में उनके पसीने छूट गए और जीत भी कोसों दूर दिख रही है। राष्ट्रपति ट्रंप घरेलू मोर्चे पर घिर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जंग का आगाज तो कर लिया, लेकिन अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस से मंजूरी नहीं और अब मंजूरी लेने की डेडलाइन भी खत्म हो रही है। अमेरिका में ईरान युद्ध को लेकर विवाद बढ़ गया है। 60 दिन की कानूनी समय सीमा खत्म होने पर भी ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस से मंजूरी नहीं। ट्रंप सरकार का कहना है कि सीज़फायर से डेडलाइन रुक गई है, जबकि डेमोक्रेट्स इसे गलत मानते हैं। इस मुद्दे पर ट्रंप सरकार और कांग्रेस के बीच बड़ा कानूनी टकराव बढ़ सकता है। अमेरिका के वॉर पावर्स एक्ट के मुताबिक राष्ट्रपति को 60 दिनों के अंदर कांग्रेस से युद्ध की मंजूरी लेनी होती है, नहीं तो उसे सैन्य कार्रवाई खत्म करनी पड़ती है। संसद की मंजूरी के बिना राष्ट्रपति सिर्फ 60 दिन तक ही सेना का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रंप सरकार की ओर से 2 मार्च को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जानकारी दी गई थी। इसीलिए जंग जारी रखने के लिए 1 मई तक ट्रंप प्रशासन को संसद से मंजूरी लेनी है। हालांकि ट्रंप सरकार ने संसद में मंजूरी के लिए प्रस्ताव पेश करने से मना कर दिया। इसके पीछे दलील दी कि अमेरिका फिलहाल ईरान के साथ युद्ध में नहीं है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर माइक जॉनसन का कहना है कि अभी कोई सक्रिय युद्ध नहीं चल रहा। उनके मुताबिक न बमबारी हो रही है, न ही फायरिंग, बल्कि अमेरिका शांति की कोशिश कर रहा है। जॉनसन ने कहा कि ईरान के साथ हुए सीज़फायर की वजह से 60 दिन की डेडलाइन रुक गई। उधर रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी उनके बयान का समर्थन किया। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पर अंतिम फैसला व्हाइट हाउस ही करेगा। उधर डेमोक्रेटिक पार्टी इस पर सहमत नहीं है। सीनेटर टिम केन ने कहा कि कानून में ऐसा कोई नियम नहीं, अब समय सीमा खत्म होने वाली है, जिससे कानूनी विवाद हो सकता है। फिलहाल दोनों ही पार्टियों में तकरार जारी है। अगर कांग्रेस कोई प्रस्ताव लाती भी है तो उसे मंजूरी मिलना मुश्किल है और राष्ट्रपति उसे खारिज कर सकते हैं। इसलिए यह मामला बड़ा कानूनी विवाद बन सकता है। कहा जा रहा है कि जंग जारी रखने के लिए ट्रंप प्रशासन ने प्रस्ताव इसलिए भी नहीं पेश किया क्योंकि प्रस्ताव खारिज होने का डर था। फिलहाल ट्रंप के सामने बड़ी मुसीबत है। इस साल के अंत में मिड टर्म चुनाव होने हैं। अगर नाराज जनता ट्रंप की पार्टी को समर्थन नहीं देती है तो ट्रंप सरकार के लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। क्या मुसीबतें हो सकती है वो आपको बताती हूँ। मिड टर्म चुनाव में बहुमत खोने का खतरा मंडरा रहा है और डेमोक्रेट्स जीते तो ट्रंप के लिए इससे संकट बढ़ जाएगा। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है।
और आखिरी 2 साल उनके लिए पंगु जैसे हो सकते हैं, यानी कोई डिसीजन मेकर वाली भूमिका में वो नहीं होंगे। अप्रूवल रेटिंग लगातार गिरते जा रही है, जनता नाराज है। कार्यकाल का अब तक का सबसे निचला स्तर अमेरिका झेल रहा है और इससे पार्टी को सीटों के नुकसान का डर सता रहा है। बढ़ती महंगाई और ईंधन की कीमतों से नाराजगी लोगों में है। कीमतों में उछाल से मतदाता पूरी तरीके से असंतुष्ट है। रिपब्लिकन पार्टी के प्रचार पर असर इसकी वजह से संभव है। कई अमेरिकी ट्रंप की नीतियों से असहमत रिपब्लिकन खेमे में भी नाराजगी देखने को मिल रही है और ट्रंप के तीखे बयानों और व्यवहार पर चिंता जाहिर की जा रही है। अब चलिए आपको बताते हैं कि ट्रंप अगर मिड टर्म इलेक्शन हार जाते हैं तो उसके बाद आखिरकार क्या। ट्रंप के मिड टर्म इलेक्शन हारने पर ट्रंप पर महाभियोग लाया जा सकता है। महाभियोग उन पर भी चलाया जा सकता है जैसे उनके रक्षा सचिव पर चलाया जा रहा है। डेमोक्रेट्स सदन में महाभियोग प्रस्ताव ला सकते हैं क्योंकि डेमोक्रेट्स इस दौरान पावरफुल भूमिका में आ जाएंगे। महाभियोग पर वोटिंग कराई जा सकती है। इसके साथ ही ट्रंप की प्रमुख आर्थिक नीतियों पर ब्रेक लग सकता है। सामाजिक और टैक्स कटौती योजनाओं पर भी इसकी वजह से असर संभव है। ट्रंप के लिए अपना एजेंडा पास कराना मुश्किल हो सकता है। ट्रंप चाह करके भी अपने हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे अगर मिड टर्म हार गए। ट्रंप के आदेशों और फैसलों की जांच संभव है। जो जो उन्होंने आदेश दिए हैं, जो जो उन्होंने युद्ध रुकवाए और शुरू करवाए हैं, उन सब की जांच की जाएगी। प्रशासनिक फैसलों पर कड़ी संसदीय निगरानी रखी जाएगी। ट्रंप के दबदबे को चुनौती इसके दौरान मिल सकती है। ट्रंप यानी पूरी तरीके से एक किंग होकर के भी नो किंग वाली भूमिका में रहेंगे और ट्रंप के दबदबे को अगर चुनौती मिलनी शुरू हो गई तो उनके पास अपने पावर को दिखाने के लिए फिर बचेगा ही क्या। चारों खाने चित नजर आ रहे हैं ट्रंप। व्हाइट हाउस में ट्रंप के लिए स्थितियां लगातार खराब होती जा रही हैं, उनके पक्ष में नहीं है। ईरान युद्ध लंबा खिंचने से दुनिया भर में नाराजगी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ देखने को मिल रही है, अमेरिका के खिलाफ देखने को मिल रही है। जंग के कारण ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग माइनस में पहुंचते जा रही है। लोग उन्हें नापसंद करते जा रहे इस हद तक। विपक्षी दल अब 25वां संशोधन की मांग कर रहे हैं ताकि डोनाल्ड ट्रंप को हटा करके सीधे सीधे किसी और को राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठाया जाए और कोई और वो जेडी वेंस हो सकते हैं। ट्रंप को अनफिट करार देकर के पद से हटाने की मांग की जा रही है। पार्टी के अंदर भी उनके फैसलों का विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। अप्रैल 2026 में अमेरिका में महंगाई दर बढ़कर के 3.3% हो गई, जो फरवरी 2026 में 2.4% थी। 1% का सीधा सीधा उछाल। ईरान इजराइल युद्ध के कारण तेल की कीमतों में 60 साल की सबसे बड़े उछाल की वजह से यह वृद्धि हुई है, जिससे गैस और जरूरी सामान महंगे हो गए हैं। OECD के अनुसार इस वर्ष महंगाई 4.2% तक रहने का अनुमान है, जो मंदी का संकेत दे सकता है। जाहिर है कि इसका असर मिड टर्म इलेक्शन पर भी पड़ सकता है। अब अमेरिका में महंगाई के कारण क्या है वो जरा आपको बता देती हूं। एक महीने में महंगाई 2.4 से बढ़कर 3.3% तक पहुंची है। 2022 के बाद अब तक की ये सबसे तेज महंगाई रही है। सबसे तेजी से ये महंगाई बढ़ी है और महंगाई की वजह से अमेरिका में हाहाकार जैसे हालात बने हुए हैं। एक गैलन तेल की कीमतें $7 तक जा पहुंची है, जो कभी $2-2.5 हुआ करती थी, वो आज $7 हो गई है। ईरान अमेरिका तनाव के कारण ऑयल सप्लाई प्रभावित हुआ। सप्लाई रुकने से ईंधन के दाम में रिकॉर्ड उछाल दर्ज किया गया है। अमेरिका में गैस की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई और कच्चे तेल की कीमत अमेरिका में प्रति बैरल 120 से $126 पहुंच गई है। महंगाई की वजह से अमेरिका में लोग परेशान हैं, तंग हैं। पेट्रोल और ईंधन की उपलब्धता प्रभावित उन्हें कर रही है। खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने से जनता परेशान नजर आ रही है। इसीलिए एक बड़ा मूवमेंट वहां पर नो किंग्स के नाम से देखने को मिला। अमेरिका में आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ते जा रहा है। अमेरिकी शेयर बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिली। ऊंची ब्याज दरों से आर्थिक दबाव बढ़ा है और अमेरिका पर $39 ट्रिलियन का कर्ज भी बढ़ गया है। वहीं बताया जा रहा है कि ईरान से तनाव के बीच में यूएस एयरफोर्स की तैयारियां फिर से देखने को मिल रही हैं। ये तैयारियों से जुड़ा हुआ एक वीडियो
ट्रंप की तरफ से जारी भी किया गया था ईरान के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए। अब एक बार फिर से ईरान से तनाव के बीच में यूएस एयरफोर्स की तैयारियां देखने को मिली है। उड़ान भरता हुआ यूएस का B-1B लांसर एयरक्राफ्ट देखा गया है और ये ब्रिटेन के RAF बेस से ट्रेनिंग उड़ान पर रवाना हुआ है। ये यूएस का B-1B एयरक्राफ्ट है जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये फिलहाल ट्रेनिंग के लिए उतरा हुआ है, लेकिन ये संदेश देने के लिए भी है ईरान को। जैसा एक वीडियो पहले जारी करके अमेरिका ने संदेश दिया था कि हमारी शर्तों पर मान जाओ, क्योंकि उस वक्त स्थिति बातचीत वाली बनी हुई थी और अगर बातचीत नहीं करनी है तो हम तो तैयार बैठे हुए हैं। अब एक बार फिर से अमेरिका वही संदेश ईरान को दे रहा है कि बातचीत कर लो और अगर नहीं करोगे तो तैयारी अभी भी पूरी है। उनकी तरफ से तमाम ऐसे वीडियो जारी करके सीधे सीधे ईरान के ऊपर दबाव बनाने का जो प्रयास है वो किया जाता है और एक बार फिर से उन्होंने ये प्रेशर के तहत ही किया है। ब्रिटेन के RAF से ये उड़ान भरते हुए नजर आया है। B-1B एयरक्राफ्ट है, ये बॉम्बर है और अगर ये वहां से उड़ान भर के चला है तो सीधे सीधे आप ये समझ लीजिए कि उसके बाद बड़ा हमला करने की तैयारी ईरान भी दिखाते हुए नजर आएगा। अब IDF आर्टिलरी पोस्ट पर ड्रोन अटैक किया गया है, ये जानकारी मिली है। खबर यह है कि शोमेरा में FPV ड्रोन से बड़ा हमला कर दिया गया है। 10 से ज्यादा इजरायली जवानों के घायल होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन यह हमला क्या हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार उनके ऊपर हमला कर रहा है। सीज फायर के बावजूद इजरायली डिफेंस फोर्स लगातार हिजबुल्लाह पर अटैक कर रहा है और इसीलिए हिजबुल्लाह भी अटैक करते हुए नजर आ रहा है। सीज फायर के बावजूद IDF पर हिजबुल्लाह ने बड़ा अटैक कर दिया। IDF की आर्टिलरी पोस्ट पर ड्रोन अटैक किया और ये शोमेरा में FPV ड्रोन से बड़ा हमला किया गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें इजरायली जवानों के घायल होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इजरायल के जवान अभी भी साउथ लेबनान में जमीन पर मौजूद है, टैंकर लेके मौजूद है। ऐसे में वो वहां पर भी इजरायली डिफेंस फोर्स के जवानों को इसी तरीके से मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, घायल कर दे रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने वही किया, लेकिन ये शोमेरा में हुआ है FPV ड्रोन से। ईरान में लोकतांत्रिक सरकार के साथ ही सुप्रीम लीडर की सरकार भी चलती है। लोकतांत्रिक सरकार के अधीन ईरान की सेना है, तो इस सुप्रीम लीडर के प्रति जवाबदेह है IRGC। आमतौर पर दोनों व्यवस्थाओं के बीच में तालमेल रहता है और सुप्रीम लीडर का फैसला ही अंतिम माना जाता है, लेकिन युद्ध के दौरान इन व्यवस्थाओं में टकराव लगातार बढ़ते जा रहा है। ईरान में IRGC फिलहाल पावर में है। दरअसल मुस्तफा खामनेई की कोई जानकारी नहीं मिल रही। उनके और आम लोगों के बीच में एकमात्र कड़ी IRGC ही है। IRGC कमांडर ही मुस्तफा के संदेशों को जनता तक पहुंचाते हैं। ऐसे में सवाल ये कि ये संदेश क्या वास्तव में मुस्तफा की ओर से ही आते हैं या IRGC कमांडर इनमें घालमेल करते हैं। खबर आई कि IRGC कमांडर्स ने मुस्तफा खामनेई की पावर्स को हाईजैक कर लिया। बताया जा रहा है कि IRGC के कुछ कमांडर खुद ही फैसला करते हैं और मुस्तफा खामनेई को इसके बारे में महज जानकारी दे दी जाती है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची को हटाने की कोशिश में है, लेकिन IRGC के दखल की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई और कई वरिष्ठ नेताओं की मौत के बाद सत्ता गलियारों में संघर्ष का दावा किया जा रहा है। खासतौर पर पश्चिमी मीडिया में ईरानी नेतृत्व के बटे होने का दावा है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की कथित तौर पर राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान और संसद स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ से तनातनी चरम पर है। खबरों के अनुसार IRGC कमांडर अहमद वाहिदी के साथ अराक्ची की करीबी के चलते पेजिशकियान और गालिबाफ एकजुट हो गए हैं और दोनों मिलकर अराक्ची को हटाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो विदेश मंत्री के तौर पर उनके फैसलों से खुश नहीं है। इजरायली मीडिया ने ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि पेजिशकियान और बाघेर गालिबाफ विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की कूटनीति और बातचीत के तरीके से असंतुष्ट हैं और उन्हें पद से हटाना चाहते हैं। पेजिशकियान और गालिबाफ का मानना है कि अराक्ची सरकारी नीतियों को लागू करने के बजाय अहमद वाहिदी के करीबी सहायक बनकर रह गए। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक अराक्ची ने कई फैसले राष्ट्रपति पेजिशकियान को जानकारी दिए बिना ही लिए।
वो सरकार को दरकिनार करते हुए वाहिदी के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। इस वजह से पेजेश्कियान ने अपने करीबियों से कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो आरागची को विदेश मंत्री के पद से हटाने जैसा महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। ईरान इंटरनेशनल के अनुसार पेजेश्कियान और वाहिदी के बीच गंभीर मतभेद बने हुए हैं। ईरानी प्रतिनिधि मंडल के भीतर विवाद की वजह से ही टीम ने 12 अप्रैल को अमेरिका के साथ बातचीत छोड़ दी थी। ईरानी डेलीगेशन के सभी सदस्य वार्ता में एक राय से किसी फैसले पर नहीं पहुंच पा रहे थे। इससे पहले भी IRGC और ईरान सरकार के बीच टकराव की खबरें आती रही। हालांकि ईरान ऐसी खबरों से इनकार करता रहा। ऐसे में सवाल ये कि कहीं अंदरूनी टकराव की खबरें मीडिया में प्लान तो नहीं की जा रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान टकराव की खबरें फैलाकर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए समय ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब ईरानी नेतृत्व में क्या फूट पड़ गई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। वो सवाल इसलिए क्योंकि 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका ने जो हमले शुरू किए थे, उस अटैक में अयातुल्ला अली खामनेई समेत कई नेताओं की मौत हो गई थी। शीर्ष नेताओं की मौत के बाद नया नेतृत्व युद्ध से जुड़े फैसले ले रहा। पश्चिमी मीडिया में आई खबरों में ईरानी नेतृत्व में फूट का दावा किया गया। IRGC और ईरान सरकार के बीच दरार की खबरें सामने आई। सुप्रीम नेता और जनता के बीच में IRGC ही एकमात्र कड़ी है। IRGC पर फैसले लेकर के मुस्तफा को केवल सूचना देने का भी आरोप लगा है। दूसरी तरफ ईरान ने नेतृत्व में फूट की खबरों को बेबुनियाद करार दिया है। अब अगर ईरान की सरकार और IRGC के बीच में तकरार की खबर आ रही है, आम लोग सरकार को चुनते हैं। ईरान की अपनी सेना भी है, लेकिन उसके समानांतर ही IRGC यानी जो सीधे सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है। अब वो IRGC के बारे में जरा विस्तार से जान लीजिए। ईरान की सबसे ताकतवर सशस्त्र सेना है IRGC। सीधे सुप्रीम लीडर के प्रति ये जवाबदेह होती है और अयातुल्ला खुमैनी के आदेश पर 1979 में इनकी स्थापना हुई थी। ईरान के इस्लामिक शासन की रक्षा करना इनका उद्देश्य है। IRGC के यूनिट कुद्स फोर्स देखती है। विदेशों में कामकाज, प्रॉक्सी नेटवर्क को हथियार और ट्रेनिंग देती है कुद्स फोर्स। तो ये IRGC है। IRGC ये कहा जा रहा है कि लगातार वहां की सरकार में अपने दखल को बढ़ाते जा रही है और उस दखल के बढ़ने की वजह से आप ये मान लीजिए कि मुस्तफा खामनेई क्या सच में वो स्टेटमेंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उस पर शक गहराते जा रहा है। अब खबर यह है कि अमेरिकी सेना के पास हथियारों की कमी हो गई है। सेंटकॉम ने डार्क ईगल मिसाइल की मंजूरी मांग ली है कि हमें ये चाहिए और दे दो। ईरान के खिलाफ जंग में वो हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ईरान के खिलाफ जंग में हाइपरसोनिक मिसाइल की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। तो अमेरिकी सेना के पास हथियारों की कमी सीधे तौर पर सेंटकॉम की इस मांग से समझ में आती है, जहां सेंटकॉम ये कह रहा है कि उसे डार्क ईगल मिसाइल चाहिए ताकि वो ईरान के खिलाफ जंग में हाइपरसोनिक मिसाइलों की इस्तेमाल कर सके। हालांकि यह भी बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने मंजूरी नहीं दी है, लेकिन सेंटकॉम ने यह मांग रखी है। सेंटकॉम ये कह रहा है कि उसे यह मिसाइल चाहिए। हालांकि अभी जरूर सीज फायर है, लेकिन सीज फायर के बाद आखिरकार तैयारी क्या? और इसी तैयारी को करने के लिए सेंटकॉम डार्क ईगल मिसाइल की मांग को रख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी जरा रुक जाओ, हो सकता है कि बातचीत के माध्यम से, कूटनीति के माध्यम से मना लिया जाए। और ये प्रयास लगातार चल रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों में सफलता मिलते हुए नजर बिल्कुल नहीं आ रही। दूसरी तरफ अमेरिका को रूस की मध्यस्थता पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये बताया गया कि अमेरिका का रूस पर ईरान की मदद करने का आरोप है। ऐसे में उसकी मध्यस्थता पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? अमेरिका की कोशिशों को कमजोर करने का आरोप है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से यह जानकारी मिली, जिसमें यह बताया गया कि अमेरिका का रूस पर ईरान की मदद का आरोप लगता रहता है। अमेरिका की कोशिशों को कमजोर करने का आरोप लगता रहता है। इसलिए अगर रशिया ये कह रहा है कि वो मध्यस्थता करेगा, तो ये अमेरिका को स्वीकार कैसे हो सकती है? डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई। 1.5 घंटे तक बातचीत हुई है।
इस दौरान यह भी कहा गया कि अगर आप चाहते हैं कि ईरान के पास 440 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम ना हो तो ठीक है, वो रशिया अपने पास रख लेता है, लेकिन अमेरिका को इस बात से भी इनकार है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उनके पास जो 440 किलोग्राम यूरेनियम है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास सुरक्षित रहेगा या आईएईए के पास। इसके अलावा रशिया अगर उसे रखता है तो रशिया उनकी मदद कर सकता है, क्योंकि रशिया पर लगातार ये आरोप अमेरिका की तरफ से लगते रहे हैं कि वो खुले तौर पर ईरान को मदद पहुंचाता है। चाइना को लेकर के भी आरोप लगते रहे। इसीलिए कहीं ना कहीं अमेरिका बच रहा है कि अगर रशिया ने मध्यस्थता की तो वो ईरान को हावी रखेगा, और पाकिस्तान जब मध्यस्थता कर रहा है तो अमेरिका को हावी रख रहा है। अमेरिका ईरान के बीच समझौता कराने की कोशिशें जारी हैं। पुतिन ने मध्यस्थता की पेशकश की, राष्ट्रपति पेजेश्कियान से बात की, विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की और राष्ट्रपति ट्रंप से भी फोन पर चर्चा की। लेकिन पुतिन दोनों देश के बीच सुलह करवा पाएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या अमेरिका को पुतिन पर भरोसा है? यह सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिकी प्रशासन को अब पुतिन पर भरोसा कतई नजर नहीं आ रहा है। यहां तक कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप से पुतिन की करीब 1.5 घंटे तक फोन पर बातचीत हुई। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से पुतिन की फोन पर बातचीत हो चुकी है और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पहले ही मुलाकात करने के लिए मॉस्को पहुंचे हुए थे, जहां पर भर भर के तारीफों के पुलंदे रशिया की तरफ से ईरान के लिए बांधे भी गए थे। क्रेमलिन की ओर से दावा किया गया कि पुतिन ने ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के ट्रंप के फैसले की प्रशंसा करते हुए इसे सही कदम ठहरा दिया है। साथ ही यह भी माना कि इससे बातचीत के रास्ते खुलेंगे और स्थिति सामान्य करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत के दौरान पुतिन के तेवर कभी नरम पड़े तो कभी वो गर्म भी रहे, और पश्चिमी मीडिया ये कहती है कि बातचीत के दौरान ईरान को लेकर के ट्रंप को पुतिन ने वार्निंग भी दी। उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध फिर से शुरू हुआ तो परिणाम विनाशक होंगे। पुतिन ने चेतावनी दी कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के गंभीर नतीजे होंगे और इससे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को भी खतरा हो सकता है। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि ईरान और अमेरिका के झगड़े को खत्म करने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को एक बड़ा ऑफर दे दिया है। पुतिन ने ट्रंप से कहा कि 440 किलो यूरेनियम ले लेते हैं, लेकिन इस पर ट्रंप ने इनकार कर दिया। पश्चिमी मीडिया यह भी कहता है कि पुतिन ने कहा था कि संवर्धित यूरेनियम को रूस से शिफ्ट करवा दिया जाए। ईरान भी इस पर पूरे तरीके से सहमत हो जाएगा। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन के इस ऑफर को सिरे से नकार दिया है, सिरे से खारिज कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि संवर्धित यूरेनियम को अमेरिका शिफ्ट करना ही एकमात्र समाधान है। आईएईए का दावा है कि ईरान के पास 60% तक संवर्धित 440 किलो यूरेनियम है। ईरान इसे 90% तक संवर्धित करना चाहता है, जिससे वो 10 से ज्यादा परमाणु हथियार बना सकता है। इन सब के बीच में यह भी बताया गया कि अमेरिका को रूस पर भरोसा बिल्कुल नहीं रह गया है। सीनेट की सुनवाई में जनरल डेन कैन ने संकेत दिए कि रूस ईरान की मदद कर रहा है, और ये सवाल तो पहले से उठे थे कि जब चाइना और रशिया के जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने दिया जा रहा है, जब तमाम देशों के लिए पाबंदी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। और कई रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया कि रशिया और चाइना ने युद्ध के दौरान हॉर्मुज के माध्यम से उन्हें हथियार पहुंचवा दिए। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक रूस से ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। रूस से जुड़ी हुई सार्वजनिक जानकारी को सार्वजनिक करने से उन्होंने सीधे इनकार किया। उधर सीनेट में आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन रोजर विकर ने आरोप लगाया कि पुतिन सरकार ईरान में अमेरिका के प्रयासों को लगातार कमजोर करने की कोशिश कर रही है। अराक्ची रूस के दौरे पर थे और उसके तुरंत बाद राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन के बीच में बातचीत हुई। अब आपको बताती हूं कि इनके बीच में जो बातचीत हुई है ट्रंप और पुतिन में, वो क्या बातचीत हुई है और पुतिन ने आखिरकार इस दौरान क्या चेतावनी दी है, क्योंकि चेतावनी भी उनकी तरफ से दी गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातचीत हो गई और डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा वो रशिया ने मंजूर कर लिया। पुतिन और ट्रंप की फोन पर 1.5 घंटे तक बातचीत हुई है। 90 मिनट तक ये फोन पर वार्ता हुई। पुतिन ने ईरान को लेकर के ट्रंप को चेतावनी दे दी है।
उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध फिर से शुरू हुआ तो विनाशक परिणाम होंगे। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के गंभीर नतीजे होंगे। ईरान पर फिर से हमलों से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को खतरा है। तो ये तमाम बातें उनकी तरफ से इस 90 मिनट के फोन कॉल्स में कही गई हैं। रूस ने ईरान का संवर्धित यूरेनियम अपने पास मंगवाने का ऑफर दिया। ईरान राजी हो सकता था इस पर, लेकिन अमेरिका जब इसे मंजूर नहीं कर रहा है तो आगे रशिया और ईरान क्या कर सकते हैं। और इसकी एक बड़ी वजह है कि ईरान और रूस के जो परमाणु रिश्ते हैं वो इसके बीच में दरअसल आड़े आ रहे हैं। आपको मैं बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में एक बार फिर से बताती हूँ कि साल 1995 में ईरान ने दरअसल रूस के साथ इसे लेकर के समझौता किया था और यही सबसे बड़ी वजह है कि 440 किलोग्राम यूरेनियम वो भेजने के लिए तैयार नहीं है। रूस की कंपनी रोसाटम ने प्लांट का निर्माण कार्य पूरा किया, फर्स्ट फेज का। इसके बाद साल 2011 में ऑपरेशनल हुआ 1000 मेगावाट का पहला रिएक्टर। रूसी कंपनी रोसाटम के एक्सपर्ट्स प्लांट का कामकाज चलाते हैं। प्लांट के ऑपरेशन और फ्यूल सप्लाई में रूस की मजबूत भूमिका है। प्लांट के लिए रूस सप्लाई करता है 4.5% तक एनरिच्ड यूरेनियम। रूस ईंधन सप्लाई करता है और वापस ले जाता है इस्तेमाल हो चुका हुआ फ्यूल अपने साथ ले जाता है। बुशेहर प्लांट के दूसरे और तीसरे रिएक्टर का निर्माण भी रोसाटम के द्वारा ही किया जा रहा है, रूसी कंपनी के द्वारा ही किया जा रहा है। प्लांट से 1000 मेगावाट बिजली का अभी तक वहां से उत्पादन होता रहा है, लेकिन बुशेहर पर भी एक बड़ा हमला किया गया था अमेरिका की तरफ से। ईरान के लाखों घरों और उद्योगों को इससे सीधे सीधे बिजली सप्लाई होती है। साल 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसी डर को लेकर के दरअसल इनकार किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि रशिया को 440 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम सौंप दिया जाए, क्योंकि उसे ये लगता है कि इसका कभी भी इस्तेमाल रशिया सीधे सीधे ईरान को करने के लिए दे सकता है। तो ये थी खबरें आज की विस्फोट में। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपको स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।